नमस्कार। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। बेटे विकास भगत के पॉजिटिव आने के बाद बंशीधर भगत का कोरोना टेस्ट हुआ था। कल ही उन्होंने सैंपल दिया था और आज रिपोर्ट आई है। 21 अगस्त को गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया था, जिसमें विकास भगत, बंशीधर भगत मौजूद थे और इसी प्रोग्राम में, इसी कार्यक्रम में बीजेपी के कई और नेता और कई बड़े मंत्री भी शामिल हुए थे। पार्टी नेताओं में अब हड़कंप की स्थिति है। गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए थे कई बीजेपी नेता। बंशीधर भगत ने बकायदा ट्वीट कर अपने बारे में जानकारी दी कि उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और साथ ही अब उन सभी लोगों से उन्होंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है, जो पिछले दिनों उनके संपर्क में आए थे, कि जो भी पिछले एक हफ्ते में मेरे संपर्क में आया है वो सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपना कोरोना टेस्ट कराएं। अगर बंशीधर भगत से मिलने वालों की अगर हम बात कर ले तो विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल, धन सिंह रावत, कुंवर प्रणव चैंपियन, बीजेपी के कई पदाधिकारी शामिल हुए हैं। हालांकि सबसे राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं। 21 तारीख को सीएम भी बंशीधर भगत के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन बीते 4 दिनों में सीएम की 2 बार कोरोना टेस्ट हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून से ये खबर है। भगत के पॉजिटिव आने के बाद अब हड़कंप मचा है। हम आपको बता दें कि कई मीटिंग्स भी इस बीच हुए हैं। 21 अगस्त को भगत के गृह प्रवेश में शामिल हुए थे कई नेता, तो वहीं 23 अगस्त को पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी और भगत उस दौरान मौजूद थे वहां पर। 24 अगस्त को चैंपियन की वापसी पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई नेता मौजूद थे बीजेपी के। भगत मौजूद थे, चैंपियन मौजूद थे और कई पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद थे। कोरोना संक्रमण के से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। और इससे पहले हल्द्वानी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे कोरोना पॉजिटिव आए, ये खबर आई। बंशीधर भगत के बेटे हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। देहरादून में शामिल थे बीते दिनों, जहां पर गृह प्रवेश कार्यक्रम में वो मौजूद थे और उसके बाद हल्द्वानी लौटे तो वहां पर उन्हें बुखार के बाद ही उनकी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विकास भगत, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। देहरादून से लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की बात सामने आई, जिसके बाद पिता बंशीधर भगत की भी कोरोना जांच की गई और उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, उन्होंने खुद ट्वीट कर भी ये जानकारी दे दी है, लेकिन अब सवाल ये है कि बीते दिनों लगातार वो मीटिंग्स लेते रहे, कार्यक्रम का आयोजन करते रहे, कई बीजेपी के नेता मंत्री उनसे मिलते रहे, तो अब कौन कौन से लोग हैं जो कि इस वक्त जिनकी जांच चल रही है, जो दायरे में है अभी? मेनका, इस वक्त मैं बंशीधर भगत का जो घर है यमुना कॉलोनी में, जहां 21 तारीख को शिफ्ट हुए, वहां पर मौजूद हूं। बंशीधर भगत अभी इसी आवास में है और खबरें हमारे पास हैं कि उन्हें हो सकता है कि कुछ देर में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उम्र उनकी लगभग 70 के आसपास है, तो ताकि वहां पर पूरी उनकी देखरेख हो सके। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 21 तारीख को गृह प्रवेश किया था। 23 तारीख से लेकर और आज 29 तारीख तक इस बीच तमाम ऐसे घटनाक्रम रहे जहां पर नेताओं की मौजूदगी रही, वीवीआईपीज की मौजूदगी रही। सबसे पहले रही कोर ग्रुप की बैठक जो बीजापुर गेस्ट हाउस में हुई थी। इसमें रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय मंत्री हैं, अजय भट्ट जो सांसद हैं, शिव प्रकाश जो संगठन के राष्ट्रीय नेता हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हालांकि उनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, इसके अलावा तीरथ सिंह रावत जो सांसद हैं, तो तमाम वीवीआईपी। उसके बाद चैंपियन की जब वापसी हुई तो चैंपियन की वापसी इसी घर में हुई। उस दौरान यहाँ धन सिंह रावत, कुंवर प्रणव चैंपियन, तमाम और पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा 2 दिन पहले इसी यमुना कॉलोनी में प्रेमचंद्र अग्रवाल जो विधानसभा स्पीकर हैं, उनसे मिलने गए थे बंशीधर भगत। तो ऐसी बड़ी फहरिस्त है। अब स्वास्थ्य विभाग को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करनी होगी कि कौन कौन इनके संपर्क में आया। हालांकि बंशीधर भगत की तरफ से जो सोशल मीडिया में कहा गया है कि आप लोग सेल्फ क्वारंटीन खुद ही हो जाएं, अपने टेस्ट करवा लें, खुद को सुरक्षित। जी बिल्कुल। और दीपांकर, अब जब ये बातें सामने आई हैं, इस तरह का हड़कंप, तो विधानसभा सेशन भी होना है, क्या उस पर भी कोई असर होगा? विधानसभा सेशन में अभी 23 तारीख सितंबर से 25 सितंबर के बीच होना है और तब तक एक लंबा वक्त है। इस बीच तमाम लोगों की टेस्टिंग भी होगी। खुद
इलाज होगा यहाँ पर बंशीधर भगत का, उनको एडमिट किया जाएगा हॉस्पिटल में। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह मेनका संक्रमण फैल रहा है, हर आदमी इसकी जद में आ रहा है, वीवीआईपी इसकी जद में आ रहे हैं, आम लोगों में संक्रमण फैल रहा है, तो चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बंशीधर भगत को लेकर बड़ी राजनीति भी हुई पिछले 2-3 महीनों में, जब वो कई जगह बिना मास्क के नजर आए, अब वो खुद पॉजिटिव आए, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी इस बात को लेकर सवाल खड़े करेगी कि बीजेपी के जब प्रदेश अध्यक्ष ने इतनी बड़ी लापरवाही की तो आम लोगों को क्या सबक सिखाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा मेनका। और आने वाले वक्त में इस मुद्दे को लेकर राजनीति जरूर होने वाली है। बिल्कुल दीपांकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ बीजेपी नेताओं के बीच अब हड़कंप, खासकर वो नेता, कार्यकर्ता और अधिकारी जिन्होंने हाल फिलहाल मुलाकात की थी बंशीधर भगत से, उनके बीच हड़कंप। सभी को सेल्फ क्वारंटीन और आइसोलेशन में जाने की अपील बंशीधर भगत ने की है और साथ ही कोरोना टेस्ट कराने की भी। और दूसरी तरफ अब इस पर सियासत भी होगी, इसकी भी पूरी संभावना है। शुक्रवार को राज्य में अगर कोरोना केसेस की अगर हम बात कर ले तो 588 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना से 11 लोगों की जान चली गई। मौत का आंकड़ा बढ़कर पूरे प्रदेश में 239 हो चुका है। कुल केस की बात करें तो उत्तराखंड में 17,865 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 5,440 एक्टिव केसेस इस वक्त मौजूद हैं। शुक्रवार को देहरादून में 185, हरिद्वार में 120, उधम सिंह नगर में 72 नए मामले सामने आए, तो वहीं नैनीताल में 55, चमोली में 58, टिहरी में 26 और पौड़ी में 18 केस सामने आए। पिथौरागढ़ में 12, बागेश्वर में 12, अल्मोड़ा में 13 केस बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए, तो उत्तरकाशी में 6, चंपावत में 6 और टिहरी में 5 केस सामने आए हैं। हालांकि इसी बीच बैठकों का दौर भी जारी है। कुंभ 2021 को लेकर मीटिंग होनी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अखाड़ा परिषद की मीटिंग होनी है। शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। व्यवस्थाओं और तैयारियों को लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। कुंभ 2021 उसे लेकर अब तक तैयारी कहां तक पहुंची है, इस मुद्दे पर आज एक अहम मीटिंग होनी है। इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और आज सचिवालय में शाम 4 बजे ये मीटिंग सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अखाड़ा परिषद के बीच होगी, जहां पर अखाड़ा की ओर से जानकारी दी जाएगी कि किस तरह की तैयारियां हुई हैं और क्या फेरबदल कुंभ के कार्यक्रम में किए जा रहे हैं कोविड को देखते हुए। और देहरादून से खबर, उत्पल कुमार सिंह सचिव लोकसभा बने हैं। उत्तराखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं उत्पल कुमार, जुलाई में ही रिटायर हुए हैं और अब शुक्रवार को लोकसभा के सचिव पद पर नियुक्त होने का आदेश आया। 1 सितंबर से अगले आदेश तक वो लोकसभा सचिव के पद पर काम करते रहेंगे। तो देहरादून से ये अच्छी खबर पूरे प्रदेश के लिए। उत्पल सिंह जो कि पूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं उत्तराखंड के, वो जुलाई में रिटायर्ड हुए थे लेकिन अब सचिव लोकसभा नियुक्त किए गए हैं। 1 सितंबर से अगले आदेश तक के लिए ये आदेश जारी हुआ है, चिट्ठी जारी हुई है, यानी कि अगला आदेश जब तक नहीं आ जाता तब तक वो लोकसभा सचिव के पद पर रहेंगे। इधर कानपुर से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की हरकतें उन्हें हमेशा चर्चा में रखती हैं। चैंपियन कभी तमंचे के साथ नजर आते हैं, बंदूक को हाथ में लिए डांस करते नजर आते हैं, तो कभी महिला के साथ। यही वजह है कि उन्हें बीजेपी ने पहले निष्कासित किया और फिर वापस भी लिया है। लेकिन इस सब के बीच नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने चैंपियन को लेकर तीखा बयान दिया। इंदिरा ने कहा कि चैंपियन हमेशा से गोली चलाते रहे हैं और इसलिए उन्हें जो भी पार्टी अपने साथ रखेगी इसी रूप में उन्हें रखना पड़ेगा। चैंपियन जब हमारे साथ था तब भी गोली चलाता था, वो भाजपा में भी चलाएगा, आगे भी चलाएगा। उसकी अनुशासनहीनता के साथ जिसे रखना है अपने साथ रखे। अब भाजपा जाने हमसे छुट्टी हो चुकी। तो बड़ी बात इंदिरा हृदयेश ने कही कि अनुशासन नाम की चीज चैंपियन के पास है नहीं। बीजेपी अगर रख रही है वोटों की मजबूरी में तो इसी तरह से अपनाना होगा। इधर महेश नेगी मामले में नया मोड़ आया है। यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले में विधायक ने नार्को टेस्ट की मांग की। सूत्रों का कहना है कि विधायक ने इसके लिए पुलिस को आरोपित महिला और खुद की नार्को टेस्टिंग करवाने के लिए बकायदा पत्र भेजा है। वहीं पुलिस ने भी आरोपी महिला के सामने नार्को टेस्ट का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद महिला ने टेस्ट से इनकार कर दिया और वो डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़ी हुई है। तो एक तरफ महिला डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़ी है तो दूसरी तरफ आरोपी विधायक, उनका कहना है कि वो
नार्को टेस्ट करवाना चाहते हैं अपना और आरोप लगाने वाली महिला। और इससे पहले राज्य के बहुचर्चित विधायक महेश नेगी के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले में शुक्रवार को पुलिस ने ब्लैकमेलिंग मामले में आरोपी महिला और महिला की मां के बयान दर्ज किए। 13 अगस्त को विधायक की पत्नी ने महिला समेत 4 लोगों पर 5 करोड़ रुपए ब्लैकमेलिंग के रूप में मांगने और विधायक पति की छवि खराब करने का आरोप लगाया था, जिसमें महिला समेत महिला की भाभी, मां और पति को आरोपी बनाया गया था, जिसमें पुलिस ने महिला की भाभी और मां के बयान दर्ज कर लिए हैं। अब बताया जा रहा है कि आज महिला का पति देहरादून अपने बयानों के लिए आ सकता है। वहीं महिला ने विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि महेश नेगी ने उसके पति को जान से मारने की बात पहले कही थी। वहीं पुलिस पर भी दबाव लगातार विधायक बना रहे हैं और जिसकी वजह से महिला का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। आरोपी महिला को महेश नेगी द्वारा कोर्ट से नोटिस भी जारी किया जा चुका है, जिसमें महिला द्वारा महेश नेगी की छवि धूमिल करने की बात है। बच्चे का डीएनए टेस्ट चाहिए और डीएनए टेस्ट मैं करवाऊंगी अपने बच्ची का। और इतना तो उन्हें भी पता होना चाहिए इस चीज़ के लिए, वो 100% श्योर है कि बेटी मेरी ही है, इसीलिए वो डीएनए टेस्ट से पीछे हट रहे हैं। उन्हें पता है बेटी मेरी है। जब उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड के साथ भेजा था तो उस टाइम भी उन्हें मुझे यही बोला था। मैंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया वो भी उनकी सहमति से ही किया। उन्होंने ही मुझे बोला था, प्रेशर डाला था मेरे ऊपर कि तुम जाओ वहाँ पे और अपने हस्बैंड को बोलना कि बेटी तुम्हारी है। और डीएनए टेस्ट कोई नहीं कराएगा। मेरे हस्बैंड बस एक दिन के लिए मेरे पास आए हुए थे 6 सितंबर को, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि डीएनए टेस्ट कोई नहीं करवाता और तुम्हारे हस्बैंड नहीं करवाएंगे, तुम जाना वहाँ पे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने डीएनए टेस्ट करवाया। मैं उन्हें कैसे मना करती, जब उन्हें डाउट था बच्चे को लेके, तो करवाया डीएनए टेस्ट। और वो तो हमेशा धमकियाँ देते थे कि मैं उन्हें मार दूंगा, गोली से मार दूंगा मेरे हस्बैंड को। अब भी ये बोलते थे कि नॉमिनी में नाम लिखवा, उसके बाद तू डिवोर्स ले लेना और मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, तो अपना आराम से रहना। जो इसमें जो मूल एप्लीकेशन थी FIR, उसमें जो है 4 लोगों के नाम थे, तो उसमें से 3 नाम जो है हम लोग 3 लोगों के बयान ले चुके हैं, एक अभी शेष है। उसके अतिरिक्त वादी पक्ष के भी बयान लिए हैं। उसके अलावा जो एप्लीकेशन महिला की तरफ से थी उसे भी सम्मिलित कर लिया गया। उसके बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी पूछताछ और बयान दोनों पक्षों से ले चुके हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य भी जो एप्लीकेशन और पत्रावली आई हुई है उनके बारे में भी बयान लिए जा रहे हैं और विवेचना प्रचलित है। हायर एजुकेशन में होंगे फाइनल ईयर के एग्जाम। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है कि सितंबर में एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र को एक चिट्ठी लिखी है। केंद्र की इजाजत मिलने के साथ ही परीक्षा का आयोजन होगा। छात्रों को तैयारी के लिए भी 15 दिन का कम से कम वक्त दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन जो हमारा विभाग है उससे जो है भारत सरकार को पत्र लिखा है कि आप सितंबर में कभी भी हमको पेपर डालने के लिए जो है अनुमति दे दीजिए। तो भारत सरकार जैसे ही हमारे राज्य को अनुमति देगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। इधर कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के 2 विधायकों को निष्कासित करने की मांग की है। नैनीताल में महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने कहा कि कुंवर प्रणव चैंपियन ने राज्य को खुलेआम गाली दी। द्वाराहाट विधायक ने महिलाओं का अपमान किया। सरिता आर्या ने कहा कि इन सब के बाद भी बीजेपी ने दोनों विधायकों को पार्टी में सम्मान दिया हुआ है। सरिता आर्या ने कहा कि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि विधायक महेश नेगी ने जिस महिला के साथ अत्याचार किया है उसे न्याय सरकार दे और चैंपियन को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उत्तराखंड के लोगों को गालियां दे रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने खुलेआम गालियां दी हैं विधायक जी का। और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा दे रहे हैं वो भी इनका गलत सिद्ध हो रहा है। हम देखें आप महेश नेगी जिस तरह से उस महिला का उन्होंने शोषण किया, हम चाहते हैं कि उनको भी दंड मिले और उसमें निष्कासित किया जाए और हमारी उस महिला को न्याय मिले। इधर रामनगर के पास कालाढूंगी में एक कार बह गई। भारी बारिश की वजह से कालाढूंगी में हल्द्वानी रोड पर मैथी नाला उफान पर है और इसी दौरान ये कार हादसे का शिकार हुई। अच्छी बात ये रही कि कार में सवार लोग बाहर निकल गए। करीब आधा किलोमीटर तक कार बहती रही। कार में 2 लोग सवार थे, एक महिला और एक पुरुष। करण मनराल और बबीता शर्मा दोनों ने कार से निकलकर अपनी जान बचाई है। कार बहती रही और इस दौरान लोगों ने कार का वीडियो भी बनाया। नाले की वजह से करीब 3 घंटे तक सड़क बंद रही। उधर रामनगर के पास चुकुम गांव में भी बारिश की वजह से हालात खराब हो चुके हैं। आजादी के बाद से अब तक चुकुम के ग्रामीणों को एक
पुल नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ग्रामीण बरसात के दिनों में रोज अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हो रहे हैं और इसी तरह से कोसी नदी पार करते हैं। इन दिनों कोसी नदी पार करते वक्त ग्रामीणों के गले तक पानी आ जाता है, लेकिन इनके लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरतें जुटाने के लिए इस नदी को पार करना मजबूरी है। ग्रामीणों की माने तो गांव में किसी के बीमार हो जाने पर कुनखेत होते हुए पैदल 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें जंगली जानवरों का भी डर बना रहता है। ऐसे में ग्रामीण यहां ट्रॉली लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि बारिश के दिनों में उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। टिहरी जिले में बारिश की वजह से नई टिहरी बिपुरम मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा टला। बारिश होने से छमुंड के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गया। हालांकि जान माल की हानि नहीं हुई। मोटर मार्ग नई टिहरी, घनसाली, प्रतापनगर, श्रीनगर को जोड़ता है, जिसमें वाहनों की आवाजाही लगातार जारी रहती है। लेकिन यहां पर देखिए पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गया, जिसकी वजह से रास्ता आधा बाधित हो गया है। उधर चमोली के पुरसाड़ी में गुरुवार से बंद बद्रीनाथ हाईवे को आखिरकार खोल दिया गया। रोड खुलने के साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली और गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सकी। पुरसाड़ी के पास भारी मलबा आने की वजह से रोड बंद हो गया था। अब रोड किनारे कुछ घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है। और इससे पहले हाईवे के बंद होने की जो तस्वीर सामने आई थी, वो बेहद डराने वाली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभराते हुए जमीन पर आ जाता है, सड़क पर आ जाता है और नेशनल हाईवे बाधित हो जाता है। काफी वक्त बाद इस रास्ते को अब खोल लिया गया है, मलबा हटा दिया गया है, लेकिन लैंडस्लाइड रुक रुक कर जारी है, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं। तो 22 घंटे बाद इस हाईवे को खोला जा सका। इधर टिहरी से खबर, जहां एक गदेरे में गाय फंस गई, जिसका रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के चलते नेलचामी गदेरा उफान पर आ गया और नेलचामी गदेरे के बीचों बीच गाय फंस गई, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और गाय को घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। लोगों ने, ग्रामीणों ने इस गाय को बचा लिया है, इसे बाहर निकाल लिया है। गाय उस वक्त फंस गई जब चरते हुए एक गदेरे के पास थी गाय और गदेरे में अचानक बहुत ज़्यादा पानी आ गया और उस पानी के बीच ये गाय फंस गई। काफ़ी देर तक फंसी रही। जब स्थानीय लोगों ने देखा तो एसडीआरएफ को जानकारी दी गई। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे इस गाय को बाहर निकाला जा सका, जो चारों तरफ तेज गति वाले पानी के बीच घिरी हुई थी, फंसी हुई थी। उसे लोगों ने बाहर निकाल लिया। गौ माता की जय। हल्द्वानी रुद्रपुर रोड पर शनिवार तड़के हाथियों का झुंड हाईवे पर आ गया। जंगल से निकलकर हाथियों का ये परिवार हाईवे पर चहलकदमी करने लगा, जिसे देख हाईवे से गुजर रहे लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि हाथी 1-2 नहीं बल्कि 8 की संख्या में थे। हाथी 1-2 मिनट नहीं बल्कि आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक सड़क पर यूं ही वॉक करते रहे। इस दौरान यहां से गुजर रहे उवैश सिद्दीकी नाम के एक पत्रकार ने हाथियों का ये वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो 1-2 नहीं बल्कि 8 हाथी निकले नाइट वॉक को, तो सभी जिन लोगों ने भी देखा वो सहम कर रह गए। इधर रुड़की के भगवानपुर इलाके में 15 दिन से गुलदार देखा जा रहा है। सईदपुर गांव में 15 दिनों से लोग परेशान हैं, ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची भी, पिंजरा भी लगाया, लेकिन अब तक इस गुलदार को पकड़ा नहीं जा सका है। ग्रामीण कह रहे हैं कि अब खेतों में जाना भी मुश्किल हो गया है, डरावना हो गया है। तो डर की वजह से ग्रामीण खेतों में भी अब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बीते 15 दिनों से गांव में गुलदार की चहलकदमी देखने को मिल रही है।
उधर देहरादून में JNNURM योजना के तहत करीब 9 साल पहले रिस्पना नदी के किनारे 6 करोड़ की लागत से 148 फ्लैट बनाए जाने थे, जिसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने किया था। काम नगर निगम ने यूपी निर्माण निगम को दिया था। करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन आगे बजट रिवाइज न होने की वजह से 9 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट अधूरा है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नगर निगम ने बीते साल दिसंबर में शासन को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 12 करोड़ रुपए की मांग रखी गई थी और MDDA को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके बाद MDDA प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस काम को करने का MDDA को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हुआ है, फ्लैट्स तैयार नहीं हुए हैं।